एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई जो था वह किसी दुर्घटना में अपनी आंखें खो दिया था और वह अंधा था और सारा काम छोटा भाई देखता था। वह खेती करता था और खूब मेहनत करता था। एक दिन की बात है, छोटे भाई ने सोचा कि खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आते रहते हैं, क्यों ना बड़े भाई को वहाँ पर भेज दिया जाए, क्योंकि जानवर फसल को नुकसान कर देते हैं। बड़ा भाई अंधा है, गांव में भी बैठे ही रहता है। क्या करता है, इसको खेत में बैठा देता हूँ। वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने भाई को खेत में ही बैठा देता है और कहता है कि यदि कोई जानवर की आहट आए वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वह हमारे खेत से भाग जाए और हमारी फसल को कम नुकसान होगा। और बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की बात मानकर वहीं खेत में रहना शुरू कर दिया। वहाँ रहते उसको काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया और राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है? उसने कहा कि राजा साहब, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वह जानवर जो भागा है वह आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। यह तो अंधा आदमी है, यह भला मुझे कैसे बता सकता है कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है? राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वह कोई हिरण नहीं है, वह एक हिरणी है और वह गर्भवती है, और गर्भवती हिरणी का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता है, इसीलिए वह आपके लायक नहीं है। अब वो राजा और हैरान रह गया। राजा ने सोचा कि यह तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वह गर्भवती है? राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ भी नहीं कहा और अपने सेनापति को कहा कि जो हिरण भागा है उसको पकड़ना ही होगा, और वह अभी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वह गर्भवती है या नहीं। क्योंकि अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ यह बात कह रहा है कि वह गर्भवती हिरणी थी और वह हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि यदि वह सच में गर्भवती हिरणी है तो वह हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी वह सेनापति वहाँ से जाता है और इस हिरणी का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब सेनापति वापस आता है तो वह राजा से कहता है कि राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वह एक हिरणी थी और वह गर्भवती थी। अब राजा ने सोचा कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरणी थी और वह गर्भवती थी? यह तो अंधा है, और यदि कोई आदमी अंधा भी नहीं होता है तो उसको कैसे पता चल जाता है कि हिरणी गर्भवती है? यह तो बड़ा पारखी है, और मुझे इस बात को जानना ही है कि इस आदमी ने आखिर कैसे पता लगाया। तभी वह राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमको कैसे पता चला कि वह हिरणी गर्भवती है? क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता चलेगा कि वह कोई जानवर तुम्हारे खेत में आया है, या कोई हिरण या कोई दूसरा जानवर, लेकिन तुमने तो यह भी पता कर दिया कि वह हिरणी है और वह गर्भवती है। तुमको कैसे पता चला? तभी वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तो वह भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत की जो बाड़ है वह इतनी ऊंची नहीं कि वह बहुत छोटी है। यदि कोई हिरण होता तो वह उसको फांद कर चले जाता, लेकिन यह जो हिरणी थी वह बांध को तोड़कर भागी, क्योंकि यदि वह कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था। और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती थी, इसीलिए वह हिरणी बाड़ तोड़कर वहाँ से निकल गई। तभी राजा को समझ आया कि यह आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वह राजा वहाँ से अपने नगर चला जाता है। 2-4 दिन निकलने के बाद वह अपने सेनापति को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने राज्य में लेकर आओ। तभी वह सेनापति आता है और उस अंधे आदमी को राजा के राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर कुछ न कुछ ऐसा काम मुझे देगा जो मुझे राजा पक्का मुसीबत में डालेगा, लेकिन राजा साहब का आर्डर था, इसलिए उसको महल चलना ही था। वह अंधा आदमी और सेनापति दोनों राजा के महल चले। जब वो महल गया तो महल जाते ही राजा साहब ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
तुम मुझे यह बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब जाने दीजिए, इन बातों पर कुछ भी नहीं रखा है। आपकी शादी को इतने साल हो गए और अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा नहीं, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब वो अंधा आदमी कहता है राजा साहब ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। तभी वो राजा इस बात पर हामी भर लेता है और अपनी पत्नी को और उस अंधे आदमी को एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी को कहता है आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर रानी बहुत गुस्सा हो गई और अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी हाथों से, कभी लातों से, तो कभी उलट पटक कर उस अंधे आदमी को उस राजा साहब की रानी ने खूब पीटा। उसके बाद वह अंधा आदमी जैसे तैसे वहां से छुड़ाकर राजा के पास भागकर आया और कहा कि राजा साहब आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत हैरान हुआ। वह राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपने रानी के पास जाता है और कहता है रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच जवाब देना, और यदि तुमने झूठ कहा तो मैं तुम्हारा सिल कलम कर दूंगा। और राजा पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी रानी कहती है कि राजा साहब भले मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब राजा अपने मन में एक तरफ से खुश भी हुआ, जो अंधे आदमी ने कहा वह बात सत्य निकली। और वह राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है देखिए राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना कहा था कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटा। अब आप जरा सोचिए कि मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने के लिए कहा था, भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो वह तो हाथ पैर सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिए, तो वह भी तो छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को छुएगी नहीं। और यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वह नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। उसके बाद राजा ने कहा कि सच में कोई ज्ञानी आदमी हो तो तेरे जैसा। उसके बाद राजा कहता है कि मेरा एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। और राजा कहता है कि मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का। वो आदमी कहता है राजा साहब, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन हो तो इस नगर के राजा। राजा ने कहा नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल के अंदर यह बात अटकी रहेगी, इसीलिए मुझे इसका जवाब दे दो, उसके बाद तुम भले चले जाना। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है राजा साहब, उसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उसका जवाब यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी सही बात हो वह तुम मुझे बताओ। उसके बाद अंधा आदमी कहता है राजा साहब, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद राजा और गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ, जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, पर यदि सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूँगा। मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। उसके बाद माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से पीछे से एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। उसके बाद वह राजा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वह अंधा आदमी कहता है राजा साहब, आपने मेरे से 2 सवालों के जवाब ले लिए और उन सबका जवाब मैंने आपको बड़ी सरल तरीके से दे दिया। अब तक कोई दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत ढेर सारा धन दे देता, और आपने मुझे अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वह राजा मुस्कुराने लगता है
और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत है? तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो? तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, मैं तो वैसे अंधा हूँ, यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात भी जान सकता हूँ। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको आदमी की बॉडी से देखा जाता है। आदमी अपनी बॉडी से, अपनी आंखों से, अपनी होठों से, अपनी जीभ से कैसी क्रियाएं करता है, उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं यह सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और वो आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा साहब को कहता है कि राजा साहब, किसी भी आदमी के मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना। अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। 3 तरीके हैं, वह तरीके जो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो काम है वह हमारे मन को एकाग्र करना। जब हमारे अपने मन को एकाग्र कर देते हैं या फिर उसको वर्तमान में ला देते हैं, उसके बाद हम अगले के मन की बात जान पाते हैं। क्योंकि अगला जो आदमी है, अगर वो अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है तो हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान के बारे में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे? तो किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद ही मैं जो 3 तरीके बताने वाला हूँ, उन 3 तरीकों से ही बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हो। उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, इनमें से सबसे पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आंखें बोलती नहीं है पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारे को समझना सीख जाएं तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से वह विद्या सीख रखी है। बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी, उस समय मैं लोगों की मन की बात अपनी आंखों से ही जान पाता था। आपको किसी आदमी की आंखों के अंदर बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे कि वह कैसे आंखें झपका रहा है, वह किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है, जैसे कि जब आप बात कर रहे हो तो वह आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या आसपास में मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नजर आ रही है, या फिर उसकी आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है अगले आदमी ने कोई गलती की है। उसी तरीके से जैसे कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखें भी एक अलग तरीके की होती है। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक सिंपल सा तरीका है, यदि किसी आदमी का यह पता लगाना है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वह अपनी आंखों को ऊपर साइड देख रहा है, अपनी आंखों को यदि माथे के ऊपर लेकर जा रहा है, वह कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जैसे कि वो हमसे झूठ बोल सके। और एक तरीका और होता है, हम अगले आदमी को पूछ रहे हैं किसी बात पर, और यदि वह झूठ बोल रहा है तो वो हमसे नजरें नहीं मिलाएगा, वह इधर उधर देखेगा। यदि वो हमसे नजरें मिलाएगा तो उस अगले आदमी को डर रहता है कि कहीं मैं उस अगले की आंखों में देखूंगा तो कहीं मेरे सच्चाई का पता न चल जाए। ऐसी भी कुछ और भाषाएं होती है। जब आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे यह बातें समझ आने लगेंगी। दूसरा तरीका है चेहरे की हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे की हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होठ और भौहों से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है, या फिर खुद से वो अपने अंदर क्या फील कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है।
चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि 10-15 आदमी खड़े हों और वहाँ पर कोई पुलिस आ जाती है, जो चोर होता है वहाँ अपने आप उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि यह चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, निराश हो जाएगा, वह इधर उधर देखना शुरू कर देगा, उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा, वह साफ तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, उनको हमें समझना होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, यदि कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, वह बार बार अपने गले को गीला करता रहेगा, वह पानी पीने लगेगा। जो झूठ बोलता है उसके चेहरे पर हाव भाव आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें आदमी के चेहरों को पढ़ना होता है कि उसकी भौहें क्या कह रही है, उसकी आंखें क्या कह रही है जब हम उसके बात कर रहे हैं। तथा तीसरा तरीका होता है हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझे। मन की बात को समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो अपने हाथों को जरूर हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथ और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए तथा उसको देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, झुकने, बैठने, मुड़ने, बार बार हाथ चेहरे पर लाने, हाथों को एक दूसरे से मसलने, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों पर सही से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी आदमी के मन की बात समझ लेते हैं। क्योंकि आदमी के हाव भाव, जो मन की बातें होती है, वह सीधे आदमी के बॉडी पर दिखती है, आंखों में दिखती है, चेहरे पर दिखती है, उसके बॉडी पर दिखती है। तो उससे हम समझ लेते हैं। बस हमें बॉडी लैंग्वेज की भाषा आनी चाहिए, उसके बाद हम बड़ी जल्दी ही आदमी के मन की बात जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरीके से शांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। यदि हम किसी आदमी की बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं और हम बहुत जगह सोच रहे हैं या फिर अतीत में हुई कोई घटनाएं उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमारा दिमाग इस बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमको इसको एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा, तभी हम अगले आदमी की बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से समझ पाते हैं। बहुत लोग जो दूसरे के मन जानते हैं वह बस यही करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसके बाद अगले आदमी की आंखें, चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। उसी से आदमी उसके मन की बात बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह 3 तरीके आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आई होंगी। आप लोगों ने यहाँ तक सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।